तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। तो जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाकर जरूर देख लें मेरे ही चैनल पर और केवल मेरे ही चैनल पर। आपको फ्लेम एम्पर का जो सीरीज़ है शुरुआत से मिलेगा, बाकी तो सभी लोग बीच बीच में से कूद रहे हैं। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली 9th लेवल वाले केव में एंटर कर गया रहता है। अब आगे जियान भी इस मतलब 9th लेवल के केव को देखकर हैरान था और कहता है ये सच में डिजर्व करता है 9th लेवल पर होना। जियान जैसे थोड़ा बहुत यहाँ का डाउकी एब्जॉर्ब करता है, मानो उसका पावर बढ़ने लगता है। बेसिकली जियान शुरुआत में तो एब्जॉर्ब करता है, पर ये समझ जाता है इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये टोंगटियान एम्पर की है या हेवनली एम्पर की बोला जा सकता है। ये टोंगटियांग डाउकी बेसिकली जियान पर अटैक कर देती है। जियान भी हैरान हो गया था इसे देखकर, पर जियान इसे तुरंत ही अपने एंशिएंट जुआन रूलर से ब्लॉक कर देता है। बेसिकली यहाँ पर जो टोंगटियान रिवर रहता है उसका पानी एक सांप का आकार ले लेता है और जियान की तरफ बढ़ने लगता है। पर जियान तुरंत इन वाटर रिपल्स को अपने फ्लेम पावर से तुरंत ही गायब कर देता है। पर इस दौरान जियान भी कुछ कदम पीछे ढकेल दिया जाता है। अब इस समय जो नदी थी इसमें से 10 वाटर कॉलम निकलते हैं और जियान की तरफ काफ़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसे देखकर जियान भी मतलब इनको गाली देने लगता है, क्योंकि अभी एक अटैक से जियान इतना पीछे हट गया था, अब तो 10 एक साथ थी। इन पानी का कलर गोल्डन वाटर की तरह था। जियान इनके पीछे मतलब दूरी से भागने लगता है, पर जियान जब इससे काफ़ी दूरी पर हट जाता तो ये पानी के जो कॉलम्स थे मतलब थोड़ा सा पहले आकर रुक जाते। जियान समझ जाता है कि ये जो 10 कॉलम वाटर से यहीं तक आ सकती है, इसके आगे नहीं आ सकती है, और ये कॉलम्स फिर से अपने मतलब नदी में वापस लौट जाती हैं। इस समय टोंगटियांग रिवर में जो आउटर मोस्ट लेयर था वहाँ तो गोल्डन येलो पानी बह रहा था, पर इस नदी के बीच में एक डार्क रेड लिक्विड दिख रहा था जो काफ़ी तेज़ी से चमक रहा था, और यही सबसे पावरफुल यहाँ का हेवन रीचिंग एम्परर की था, या हम डाउ की भी इसे कह सकते हैं। अगर जियान इस लेवल के हेवनली एम्पर की को एब्जॉर्व कर लेगा तो इसका स्ट्रेंथ आराम से 6 स्टार डाउडी के पीक से भी ऊपर जा सकता है। अब जियान तुरंत अपने सोल पावर से इस डार्क रेड लिक्विड जो रहता है एम्पर की उसकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि जियान के इसके सोल पावर से इस समय ये टोंगटियान रिवर डील कर रहा होता है। तभी जियान अपने एक्चुअल बॉडी से जाकर उस डार्क रेड लिक्विड को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जियान के सोल अटैक के कारण वो जो पानी था फिलहाल जियान के सोल पावर को ही संभालने में लगा हुआ था। जियान तुरंत इधर अपने होली फ्लेम के पावर से इसके डिफेंस को ब्रेक करके उस डार्क रेड लिक्विड के काफ़ी करीब पहुंच जाता है। जैसे ही जियान इस डार्क रेड लिक्विड को खींच लेता है, ये जो टोंगटियान रिवर था मानो अपना पावर ही लूज कर दिया हो। अब ये नदी भी काम हो जाती है, पर जियान पर अब जो कॉलम अटैक ये पहले कर रही थी कुछ भी नहीं हो रहा था। अब जियान एक अच्छा खासा ब्रेक थ्रू कर सकता था। ये तुरंत ही इस डार्क रेड लिक्विड को स्वॉलो कर जाता है। हालांकि ये जो एम्प्रर की रहता है इसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंट पावर रहता है, पर जियान के पास भी होली फ्लेम था और प्लस इसका एम्प्रर फ्लेम यानी मिल्की वाइट फ्लेम भी था। अब जियान इसे धीरे धीरे अपना पावर बनाने लगा था और एब्सॉर्ब करने लगा था। इस दौरान इसका पावर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा था। फिलहाल जियान वगैरह को इस केव में गए हुए कुछ दिन बीत गए थे। 5 दिन के बाद फेंगजियान पवेलियन का कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया जाता है। यहाँ पर जियान के मास्टर यानी कि झू लाओ एक सीरियस फेस के साथ बैठे हुए थे, और यहाँ पर किंग लाओ, मू जूजी, जायोंग युवान, चांग यू और लिंग जुआन के फादर यानी लिंग मैंगशेंग वगैरह भी बैठे थे। ये मीटिंग काफ़ी अर्जेंट थी, इनको देखकर ऐसा लग रहा था। किंग लाओ इस दौरान दो लोगों को देखते हैं, टियान लाओ और डाई लाओ को। बोलते तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। बेसिकली ये जो दोनों एल्डर्स थे टियान लाओ और डिया लाओ हस्बैंड और वाइफ थे। ये लोग फेंगजियान पवेलियन में काफ़ी समय से थे, और जब भी कुछ मुसीबत होता था तभी ये लोग यहाँ पर आते थे। अब एल्डर झूलाओ कहते हैं क्योंकि सभी लोग आ गए हैं तो शुरू करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हेवनली पैलेस, अर्थ पैलेस और ह्यूमन पैलेस तीनों इस समय इकट्ठा थे। ये जो टियान लाओ रहते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, और ये हेवन पैलेस के रहते हैं। इस समय एल्डर झू लाओ से बोल रहे थे क्या हुआ था मुझे बताओ पूरा। ये दोनों पति पत्नी का भी जो स्ट्रेंथ रहता है डाउडी के पीक पर यानी 9 वीक चेंज पर रहता है। एल्डर झू लाओ कहते तुम मुझ पर बिल्कुल ही मतलब ऐसे संदेह कर रहे हो, माना कि मेरा तुम्हारा रिलेशन खराब है, पर मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। ये दोनों इस दौरान पति पत्नी यानी टियान और डी लाओ इससे कहते हैं मतलब एल्डर झू लाओ से, अगर तुमने मुझे उस समय अपने बैटल फॉर्मेशन में कैप्चर नहीं किया होता तो मेरी बेटी आज मरी नहीं होती उन लोगों के हाथों। 30 साल शायद इस घटना को हो गए थे। क्या पता वो जिंदा भी होगी कि नहीं, इनको नहीं पता था कि वो मरी है जिंदा है, पर इनको अनुमान था कि शायद वो मर गई होगी। एल्डर झूलाओ कहते हैं मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम पुराने अपने जख्म खरोचोगे और मुझसे बात करोगे, यहाँ पर बात कुछ और है। टियान लाओ काफ़ी गुस्सा होता है इसकी बेटी मरने की वजह से, पर जब ये झूलाओ के पावर को देखता तो ये चुप हो जाता है। और वैसे भी पास्ट में जो एल्डर झूलाओ ने किया था इन दोनों को बचाने के लिए किया था, और ये नहीं चाहते थे कि इसकी बेटी भी मरे, पर मैटर ही कुछ ऐसा रहा होगा। अब एल्डर झूलाओ कहते हैं यहाँ पर जो मैंने मीटिंग रखी है इसका मेन पर्पस है यांची को बचाना। ये सुन करके लियांग जुआन के फादर भी कहते हैं हाँ ये तो मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी जो अर्थ हॉल के मास्टर थे यानी लिंग जुआन के फादर ये काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते थे जुआन लिंग सिटी से, क्योंकि जब ये लॉर्ड ऑफ अर्थ पैलेस के एक शिष्य थे उस समय ये अपनी लवर से यानी जुआन मुकिंग से मिले रहते हैं यानी लिंग जुआन के फादर से। पर जब ये उससे मिले रहते हैं तो इनकी पहली बेटी होती है इसका नाम लिंग टोंग रहता है। कुछ सालों बाद इनकी दूसरी बेटी होती है जिसका नाम आप लोगों को पता ही है, जिसको हम लिटिल विच भी कहते हैं या लिंग जुआन भी कहते हैं।
पर लिंग जुआन को जन्म देने के बाद इसकी पत्नी मर गई थी, यानी जुआन मोकिंग। पर क्या हुआ था इन्हें भी नहीं पता था, और शायद इसमें जुआन लिंग रॉयल फैमिली का हाथ था। तभी एल्डर झूलाओ कहते हैं, लू मैंगसेंग तुम भी अपने इमोशंस पर ध्यान दो। माना कि तुम्हारी बीवी मर गई है, पर फिलहाल हमारा मैटर यांची को बचाना है, और टियान लाओ तुम्हें शांत बैठो। और इन मैनसेंग यानी लिंगजुआन के फादर को जो इसके लवर की लाश मिली रहती है, शायद ये उसकी नहीं रहती है, इसलिए ये भी भरोसा करते थे कि शायद लिंगजुआन की माता चिंता होंगी। अब एल्डर झूलाओ कहते हैं, हो गई बकवास तुम लोगों की, अब यांची को कैसे सेव करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टियान लाओ भी अब जैसे ही एल्डर झूलाओ यांची का नाम लेते हैं, तो ये भी एल्डर झूलाओ से जो इसकी दुश्मनी रहती है उसको भुला देता है, क्योंकि यहाँ पर फेंगजियान पवेलियन के जो भी हो, एल्डर्स हो या शिष्य हो, सब पुराने वाले यांची के नाम से जानते थे उसको। और शायद घोष वर्ल्ड का जो अटैक था उससे जुआनलिंग रॉयल फैमिली इवन बर्निंग फेंगजियान पवेलियन को भी यांची ने ही बचाया था। पर उस बैटल के बाद यांची गायब हो गया था और किसी को नहीं पता था, पर एल्डर झूलाओ जानते थे कि यांची को जुआनलिंग रॉयल फैमिली ने ही पकड़ा है। हालांकि यांची उस समय एक डाउसियान लेवल के वॉरियर रहते हैं, प्लस इनके पास होली फ्लेम का पावर, तो इन्हें कौन कैप्चर कर सकता है। जुआनलिंग रॉयल फैमिली की तो इतनी औकात भी नहीं थी, इसलिए ज़्यादा लोग सोचते थे शायद यांची कहीं और चले गए होंगे। पर एल्डर झूलाओ के पास थोड़े बहुत प्रूफ्स थे, तो इसके बाद में ये लोग मानने लगे थे। इधर चांगयू एल्डर भी जो रहते हैं, आपको याद होना चाहिए कि चांगयू कौन है, तो जियान वगैरह पहले इन्हीं से मिले रहते हैं। ये भी यांची से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, और यांची ने इसने इनको काफ़ी चीज़ें सिखाई रहती है। एल्डर झूलाओ कहते हैं कि मेरे हिसाब से यांची ने मुझे बताया था कि वो जुआनलिंग रॉयल फैमिली के अंदर ही है, और वो उस बेसमेंट में है। किंग लाओ कहते हैं पर हमें बैटल अच्छे से लड़ना पड़ेगा, कुछ भी मिस्टेक हुआ तो हमारे भी लिए दिक्कत हो सकता है। एल्डर झूला विजरन कहते हैं हमें ड्रैगन लविंग लीजन आर्मी से सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो वॉरियर्स है काफ़ी पावरफुल है। एल्डर झूलाओ बताता है कि यांची को बेसिकली इन लोगों ने अंडरग्राउंड के डीपेस्ट पार्ट में बंदी बनाकर रखा है। जैसे ही सभी लोग ये सुनते हैं डीपेस्ट पार्ट अंडरग्राउंड पैलेस, ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो डीपेस्ट पार्ट था जुआनलिंग रॉयल फैमिली में ये काफ़ी खतरनाक था। इवन डाउडी के पीक के बंदे भी वहाँ पर शायद नहीं पहुँच सकते थे। टियान लॉ भी कहता है कि ये काफ़ी मुश्किल जगह है। टियान लॉ कहता है कि मेरे हिसाब से डीपेस्ट पार्ट में वो ओल्ड मॉन्स्टर भी रहता है जो शायद डाउजियान लेवल पर है। तो गाइस ये जिस ओल्ड मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं उससे जियान ने अपने सोल पावर में अभी फाइट किया था, उस समय जियान को यांची ने बचाया था, तो आप समझ गए होंगे। झूलाओ कहते हैं हाँ मुझे भी पता है, पर मेरे हिसाब से वो मरा नहीं है, पर मैं उसे संभाल लूँगा क्योंकि मैं एक डाउ फॉर्मेशन मास्टर भी हूँ। टियान लाओ कहते हैं ड्रैगन लविंग लीजन आर्मी को मैं देख लूँगा। इसके बाद एल्डर झूला और किंग लाओ डिसाइड करने लगते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम क्या होगा। फाइनली ये लोग इसे एक नाम फ्लाइंग ईगल देते हैं, यानी कि ऑपरेशन फ्लाइंग ईगल। अब इन लोगों प्लान करते हैं एल्डर झूलाओ कि हमें पहले भी किसी भी तरह कोशिश करके इंटीरियर अंदर घुसना पड़ेगा जुआनलिंग रॉयल फैमिली की, जो काफ़ी ज़्यादा हैवीली गार्डेड होती है, तभी तो हम लोग अंडरग्राउंड पैलेस में जा पाएंगे। ये तो सुनते ही सब लोग चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जुआनलिंग रॉयल फैमिली सच में यार अंदर का जो पार्ट था बहुत ही ज़्यादा गार्डेड था। मूसुजी कहते हैं हमें तो डायरेक्टली फाइट ही करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग अंदर जा पाएंगे, और हमारे पास बैटल पावर की कोई कमी नहीं है। ये कहते कि मैंने इसी समय कुछ नई टेक्निक सीखी है, इससे मैं कई सारे क्लोन्स बना सकता हूँ, और इसमें ज़्यादा एनर्जी भी खर्चा नहीं होगा, और ये एकदम इंसान के जैसा ही दिखेगा, और इसका अटैक पावर भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अगर बीच में कोई ज़्यादा पावरफुल बंदा ना आए तो शायद हम लोग आगे निकल सकते हैं। ये सुन करके टियान लाओ भी थोड़ा खुश हो जाता है। एल्डर झूलाओ कहते कि मेरे हिसाब से अंडरग्राउंड पैलेस में शुरुआत में जो लोग हैं 3 लोग हैं शायद, और ये तीनों 9 स्टार डाउडी के लेवल पर हैं। इनके अलावा 5 लोग हैं 8 स्टार डाउडी पर, और कुछ 7 स्टार डाउडी के बंदे हैं। ये सुनकर के मूसुजी कहते हैं कि हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम इनको डायरेक्टली पार कर सकते हैं उड़ करके। चांगयू हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कैसे। बेसिकली ये टेक्निक फेंगजियान पवेलियन के ओनर ने बनाया था, यानी फाउंडर ने। अब ये लोग आराम से अंडरग्राउंड पैलेस तक तो पहुंच सकते थे। एल्डर झूलाओ कहते हैं अब जो अंडरग्राउंड पैलेस है वो 7 फ्लोर में डिवाइडेड है, और मेरे हिसाब से यांची 7th फ्लोर पर है। ये बताते हैं क्योंकि जब जियान वगैरह को ये जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड में लेकर के गए थे, तभी इन लोगों ने यांची का लोकेशन डिस्कवर किया था। मूसुजी भी कहते हैं पर यार 7th फ्लोर पर जाना तो काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर जो फॉर्मेशंस वगैरह हैं काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं, और भी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। और फिलहाल एल्डर झूलाओ कहते हैं कि ह्यूमन पैलेस के जो हॉल मास्टर हैं वो शायद रिट्रीट पर गए हैं और अभी वापस नहीं आए। सेम हेवनली पैलेस के मास्टर के साथ भी है, यानी जो किंग लाओ के सीनियर है। टियान लाओ फिर से एक बार शक करता है झूलाओ पर, कहता है क्या तुम्हारी इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। एल्डर झूलाओ कहते हैं हाँ 100%। तभी सामने से लिंग जुआन के फादर यानी लिंग मैंगशेंग कहते हैं अरे इनको तो मैं आराम से संभाल लूंगा, 7 स्टार डाउडी और 8 स्टार डाउडी को। इधर मूसुजी और जाइंग युआन कहते हैं हम लोग भी आराम से 9 स्टार डाउडी को संभाल लेंगे। झूलाओ कहते हैं नहीं, तुम लोग दोनों मिलकर के एक 9 स्टार डाउडी को संभाल लेना, और बाकी जो 9 स्टार डाउडी के बंदे हैं उन्हें हेवन हॉल के मास्टर और अर्थ हॉल के मास्टर डील करेंगे, और चांगयू का काम बस यही रहेगा कि ये इन्फॉर्मेशन पास करेगा। अब चांगयू पूछता है तो हम पहले कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। एल्डर झूलाओ कहते हैं और याद रखना हमारे पास बस एक ही मौका है, जब वो रूइंस खोलेगा उसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल किंग लाओ कहते हैं पवेलियन मास्टर कहाँ पर है। झूलाओ मजाक करते हुए कहते हैं लगता है वो उस पॉइजन गर्ल से शायद मिलने गए हैं।
तब इधर सीन शिफ्ट होता है और फेंगजियान पवेलियन के मास्टर को यानी फेंगटियान को दिखाया जाता है। फिलहाल ये वानहुआ पवेलियन के सामने थे। वानहुआ माउंटेन वही है यानी वानहुआ पवेलियन जहाँ पर कि अपनी यूरू प्रैक्टिस करती है। यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है, ये इस समय कुछ सुंदर फूलों को देख रही थी। इसके सामने एक वाइपर फ्लावर होता है, इसे इसके मास्टर लेने से मना करती क्योंकि काफी ज्यादा पॉइजनस होता है। इसके मास्टर का नाम हुआक्जिन रहता है। इस दौरान इस फूल को देख करके इस लड़की को एक इंसान की याद आने लगती है, वो एंशिएंट जुआन रूलर पीछे लिए हुए यानी जियान की। और जो इसके बारे में सोच रही थी ये लड़की, ये कोई और नहीं बल्कि अपनी यूरू होती है। फिलहाल जो यूरू का स्ट्रेंथ था ये भी 5 स्टार डाउडी के पीक पर थी। इस समय तो यूरू काफी ज्यादा सुंदर भी हो गई रहती है क्योंकि इसकी मास्टर यानी हुआक्जिन इसको टीज कर रही थी, तो ये थोड़ा शर्मा जाती है। हुआक्जिन कहती है क्या तुम जियान के बारे में जानना चाहती हो। इस दौरान ये हंसती है। तो यूरू बेसिकली जो होती है वानहुआ पवेलियन की जो पवेलियन मास्टर होती है यानी हुआक्जिन की डायरेक्ट डिसाइपल होती है। और वैसे भी इसके पास जो फेरी मून का इनहेरिटेंस जो था, हालांकि यूरू के पास बाहर की दुनिया का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, इसलिए ये जियान के बारे में जानना चाहती थी। हुआक्जिन भी कहती अच्छा तो उस लड़के का नाम जियान है ना। हुआक्जिन कहती कि वो लड़का तो फेंगजियान पवेलियन तो ज्वाइन कर लिया, पर उस फेंगजियान पवेलियन में भी जो सबसे वीकेस्ट था तीनों टेम्पल्स में यानी कि ह्यूमन पैलेस को इसने चुना। यूरू कहती है पर उस लड़के ने कुछ सोचकर ही चुना होगा। उसके बाद वो जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड में गया था पर एल्डर झूलाओं के साथ, इसलिए ये भी थोड़ा हैरान थी। इसके बाद जियान डेजर्ट में गया था। मतलब ये सब चीजें ये यूरू को बता रही थी। हुआक्जिन कहती है पर वहां से आने के बाद इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गया, शायद अब ये केव वगैरह में कल्टीवेट कर रहा होगा। इन्हें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो रहता ही है। यूरू चुपचाप अपने मास्टर की बात सुन रही थी। अब यूरू पूछती है कि जियान का स्ट्रेंथ क्या है फिलहाल मास्टर। ये कहती है मेरे हिसाब से वो 6 स्टार डाउटी के लेट स्टेज में होगा। अगर यूरू इतना ज्यादा चिंतित नहीं रहती जियान के लिए तो ये हुआक्जिन भी जियान को मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं निकालती। यूरू भी जब सुनती है तो ये थोड़ा खुश हो जाती है कि जियान 6 स्टार डाउटी के लेट स्टेज में है। यूरू कहती कि मास्टर मैं उस रूइंस में जाने से पहले जियान से मिलना चाहती हूँ, उसका हेल्प करना चाहती हूँ। इसकी मास्टर भी मान जाती है। हुआक्जिन कहती है कि हालांकि मेरा फेंगजियान पवेलियन के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है पर मैं तुम्हारे बीच में बाधा नहीं बनूंगी। इस दौरान यूरू पूछती है क्या आपके और फेंगजियान पवेलियन के बीच का रिश्ता मतलब अच्छा नहीं हो सकता। ये कहती है इम्पॉसिबल, अगर धरती गगन आकाश भी एक हो जाए तो भी नहीं, मैं मर जाऊं तो भी नहीं। अब यूरू भी सोचने लगती है क्या मतलब दुश्मनी है इसके मास्टर और फेंगजियान पवेलियन के बीच में। इसी समय वानहुआ पवेलियन में एक अनइनवाइटेड गेस्ट आ गए रहते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि अपने फेंटियान यानी कि फेंगजियान पवेलियन के मास्टर होते हैं और कहते हैं हुआक्जिन का प्यार से नाम लेके जिनेर मैं आया हूँ अपने पापों को प्रायश्चित करने। और ये तुरंत ही जहां पर मतलब हुआक्जिन रहती है उधर बढ़ने लगते हैं। इस समय यूरू भी फील कर रही थी इसके मास्टर यानी हुआक्जिन का जो ब्रीदिंग था थोड़ा फास्ट हो गया था। यूरू को थोड़ा बहुत तो अंदाजा था ही कि फेंगजियान पवेलियन के मास्टर यानी फेंगटियान और इसकी मास्टर के बीच में कुछ तो रिलेशन है, उसके बीच में वो पॉइजन सेक्ट वाली भी मास्टर है। तभी इसकी मास्टर कहती हैं तुम्हें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें रूइंस पर फोकस करना चाहिए क्योंकि वैसे भी वहाँ पर जाने में 6 महीने से भी कम समय बचा है। यानी कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली के शायद अंडरग्राउंड पैलेस के आसपास की बात कर रही थी ये भी। इसके बाद यूरू यहाँ से चली जाती है। यूरू अभी जा ही रही थी और इसकी मास्टर तभी यहाँ पर एक लॉन्ग फिगर प्रकट हो जाते हैं जिसे देख करके हुआक्जिन का चेहरा अगली हो जाता है। ये तुरंत ही कहते हैं जीनेर मैं फेंटियान हूँ और मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। इधर आसमान में वानहुआ पवेलियन की जो सबसे पावरफुल पावर हाउसेस रहती है यहाँ पर प्रकट हो जाती हैं और ये फेंटियान को ब्लॉक करने की कोशिश करती हैं। और वैसे भी फेंटियान मास्टर जो रहते हैं वो डाउजियान लेवल पर रहते हैं। हुआक्जिन की जो राइट हैंड वुमेन रहती है कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और ये जो पांचों पावर हाउस थी जो इस समय फेंटियान के सामने खड़ी थी, इनमें से एक तो 9 स्टार डाउडी पर थी और बाकी सभी शायद 8 स्टार डाउडी के पीक के आसपास रहती हैं। फेंटियान इसमें से एक का नाम लेते हैं और कहते हैं जाय हुआ जीनेर को बुलाओ। जाय हुआ का असली नाम हुआयून था पर फिर भी फेंटियान के मास्टर इसे ऐसा बुलाते हैं तो ये थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फेंटियान कहते हैं मैंने तुम्हें जो बोला वो बोला, जाओ उन्हें बुला कर लाओ। हुआयून यानी इनसे कहती है कि मेरे जो मास्टर हैं यानी हुआक्जिन का स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुका है तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बचकर नहीं जा पाओगे। फेंटियान इसकी बात सुनकर हंसते हैं और कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हुआक्जुन वगैरह मतलब इन पर अटैक करने वाली होती तभी एक फैमिलियर ऑरा फेंटियान फील करते हैं और कहते हैं तुम आ ही गई। ये हुआक्जिन रहती है और ये यूरू को वहां पर छोड़कर काफी तेजी से इनकी तरफ यानी फेंटियान की तरफ आ गई थी। फेंटियान कहते हैं हालांकि मैंने अपनी जिंदगी में कई सारी गलतियां की हैं पर मेरी जो फीलिंग है तुम्हारे लिए और उसके लिए यानी पॉइजन सेक्ट की जो वो लीडर रहती है उनके लिए यूनिक है। हुआक्जिन और भी गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम क्या कह रहे हो, आज तो मैं तुम्हें मार ही दूंगी। हुआक्जिन इस समय किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी और ये हुआयून से कहती तुम यहाँ से जाओ, ये मैटर मेरे और फेंटियान के बीच का है, गेट आउट ऑफ हियर। इनकी बात सुनते ही हुआयून वगैरह यहाँ से चली जाती हैं। हुआक्जिन कहती है क्योंकि तुमने उसे चुना यानी कि पॉइजन वाली तो आज हो ही जाए। हुआक्जिन इस समय अपने आंसुओं को रोक रही थी। इसके बॉडी से पावरफुल ऑरा लाइफ और डेथ की बाहर निकलने लगी थी। इधर सीन शिफ्ट होता है और पॉइजन सेक्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई तो पावरफुल मास्टर थी जो प्रैक्टिस कर रही थी या कर रहे थे। ये अपनी आंखें खोलते हैं और ये भी काफ़ी तेजी से वानहुआ पवेलियन की तरफ बढ़ने लगते हैं।
तो ये बेसिकली वही वुमेन होती है जिसे फेंटियान पसंद करते थे, पॉइजन सेक्ट वाली, यानी कि वहाँ की लीडर। और ये कहते हुए रास्ते में आ रही थी कि हुआक जिन, अगर तुमने उसे हर्ट किया फेंटियान को, तो मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये वुमेन एक पॉइजनस गैस से घिरी हुई थी और काफ़ी तेजी से एक किलिंग इंटेंट के साथ वानहुआ पवेलियन की तरफ बढ़ने लगती है। हुआ यून भी फेंटियान को अच्छे से जानती थी क्योंकि ये भी इन्हीं के साथ पढ़ी थी, मतलब एक ही जनरेशन के ये लोग थे। ये भी जानती थी कि फेंटियान का रिलेशन पॉइजन सेक्ट की जो सेक्ट मास्टर है उनसे भी काफ़ी अच्छा है, यानी रोमांटिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जियान के जो पवेलियन मास्टर हैं ये भी जियान के जैसे ही ठरकी हैं। इधर हुआंग जिन एक पावरफुल अटैक इस दौरान फेंटियान पर करती है और कहती है मर जाओ। ये भी डाओ जियान लेवल पर थी। फेंटियान कहते हैं अगर मेरी मृत्यु से तुम मेरी माफी स्वीकार कर लो तो मैं 100 बार मरने को तैयार हूँ। अब हुआक जिन का अटैक जो रहता है फेंटियान को हिट करने वाला रहता है। हुआक जिन ये देखती कि फेंटियान बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहे हैं, पर ये अभी ये सोच रही थी कि फेंटियान ने इसे कई बार धोखा दिया है तो ये इसे कैसे माफ कर दे। अब हुआक जिन भी अपने अटैक को वापस लेना चाहती थी, पर अब ये भी इसे कुछ नहीं कर सकती थी। अभी अटैक हिट ही करने वाला रहता है, तभी फेंगजियान पवेलियन वानहुआ पवेलियन में एक आवाज आती है और कहती है यू ओल्ड विच, अगर तुम इसे मार दोगी तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वानहुआ पवेलियन बचेगा। इस समय आसमान में एक प्योर व्हाइट जेट पावर दिख रहा था और इसमें से डैजलिंग पर्पल मिस्ट निकल रहा था और ये लेजेंडरी पावरफुल पॉइजनस फाइटिंग की था। और इस लेवल का पॉइजन परफेक्शन तो ये पॉइजन सेक्ट की सेक्ट मास्टर ही कर सकती थी। हुआक्जिन भी जब इन्हें देखती और कहती तुम फिर से आ गई। फेंटियान इस समय पॉइजन सेक्ट की सेक्ट मास्टर से कहते हैं मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ पर मत आना। ये पॉइजन सेक्ट की मास्टर कहती मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। ये कहती है कि बेसिकली फेंगजियान पवेलियन में और पॉइजन सेक्ट में पुराना मैटर है, तो हुआक्जिन तुम फेंटियान को नहीं मार सकती हो। हुआक्जिन कहती क्या हुआ अगर तुम भी डाउजियन लेवल के वॉरियर हो तो क्या मैं तुम्हें नहीं मार सकती हूँ। बेसिकली पॉइजन सेक्ट की मास्टर कुछ भी हो जाए प्यार तो करती थी फेंटियान से। और फेंटियान जब लास्ट बार इनसे मिले थे तो कहते कि अगर मैं वानहुआ पवेलियन का मैटर जो है सॉल्व कर दूंगा तो मैं तुम्हारे पॉइजन सेक्ट को गार्ड भी कर सकता हूँ। फेंटियान भी जब देखते हैं कि दोनों लड़कियां फाइट करने लगी हैं तो कहते हैं रुक जाओ तुम दोनों। अब ये दोनों भी इनकी बात सुनकर के चुप हो जाती हैं। पॉइजन सेक्ट मास्टर हुआक्जिन से कहती है हमारे बीच में पहले ही मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तुम क्यों इसको इतना और बढ़ाना चाहती हो। हुआक्जिन कहती है जो मेरा नहीं हो सका वो किसी का नहीं होगा। पॉइजन सेक्ट वुमेन कहती है अगर मैंने तुम्हारा अटैक स्टॉप नहीं किया तो शायद फेंटियान मारे भी जा सकते थे या सीरियसली इंजर्ड हो सकते थे। हुआक्जिन कहती है इस आदमी ने वैसे भी बहुत गलत काम किए हैं पास्ट में। पॉइजन सेक्ट वुमेन कहती है अगर तुम इसे माफ भी ना करो तो क्या फर्क पड़ता है, पर ये मरने का अधिकारी नहीं है। हुआक्जिन कहती नहीं इसे आज तो मरना ही पड़ेगा। पॉइजन सेक्ट मास्टर कहती है तो ठीक है तुम ट्राई करके देख लो। हुआक्जिन फिर से अटैक कर देती है। फेंटियान फिर से इसको ब्लॉक नहीं करते हैं। पॉइजन सेक्ट वुमेन इस अटैक को डिसॉल्व करने के लिए सामने आती है फिर भी फेंटियान इसे दूर फेंक देते हैं और इस अटैक से डायरेक्टली टकराने वाले होते हैं। पॉइजन सेक्ट मास्टर जो थी इस समय मानो इनका दिल दहल गया था क्योंकि ये फेंटियान से ट्रू लव करती थी। फाइनली हुआक्जिन का ये अटैक फेंटियान की बॉडी से टकरा जाता है। फेंटियान इस समय गहरे पेन में होते हैं। हुआक्जिन भी काफी तेजी से फेंटियान के सामने आती, ये भी इनके लिए काफी चिंतित थी। अब फेंटियान इस समय खून की उल्टी कर रहे थे और ये हुआक्जिन को देख रहे थे। हुआक्जिन भी इसके बाद फेंटियान से कहती क्या तुम पागल हो, तुम इस अटैक को रोक सकते थे। फेंटियान कहते हैं मैं बल्कि अपने पापों का प्रायश्चित ही करने आया हूँ। हुआक्जिन देखती यहाँ पर कई सारे लोग हैं तो ये बोलती है हमें जगह बदल देना चाहिए। अब फेंटियान और सेक्ट मास्टर पॉइजन सेक्ट और हुआंगजिन ये तीनों एक नए रास्ते पर मतलब दूसरे जगह पर चली जाती है। हुआ यून ये देखती है और कहती वैसे भी हमारी जो वानहुआ मास्टर है, वानहुआ पवेलियन के मास्टर काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है तो शायद ये फेंटियान को माफ़ कर दे। इधर सीन शिफ्ट होता है और जुआनलिंग रॉयल पैलेस को दिखाया जाता है। किंग जुआनलिंग को दिखाया जाता है अब ये वापस आ चुका था। ये ड्रैगन चेयर पर बैठा हुआ था और कुछ मतलब अपने स्टेट अफेयर्स की चीज़ें देख रहा था। ये तुरंत ही फील करता है कि मतलब पॉइजन सेक्ट की मास्टर यहाँ से गुजरी है और बाहर जाकर ये देखने लगता है। किंग जुआनलिंग थोड़ा कुछ सोचता है फिर वापस आ जाता है क्योंकि वेंजी इस समय इसे पुकार देता है। इस समय ये लोग अपने स्टेट अफेयर्स की बात डिस्कस कर रहे थे और मेडुसा फैमिली कितनी पावरफुल हो गई है, इस दौरान इन्हें कितने सारे लॉसेस हुए हैं। वेंजी कहता है आपको अगर याद हो तो आपके फादर 7th फ्लोर को गार्ड कर रहे हैं, हालांकि अब वो स्टेट अफेयर्स में इतना ध्यान नहीं देते पर हमें क्या करना है आपको पता ही है। वेंजी कहते हैं मैं उनके पास गया था, उन्होंने बोला कि वो आपसे खुश नहीं है। जुआनलिंग कहता है शायद मेरे भाई और बहन के कारण आज भी वो मुझसे थोड़ी बहुत नफरत करते ही हैं। वेंजी कहता है अगर ऐसा मैटर है तो अगर आप मेडुसा ब्लड भी पा गए तो भी शायद आप होली फ्लेम को एब्जॉर्ब ना कर पाओ क्योंकि गार्ड तो वही कर रहे हैं वहाँ पर। किंग जुआनलिंग कहते हैं हाँ मुझे पता है। इस दौरान ये थोड़ा गुस्सा थे पर जुआनलिंग कहते हैं हालांकि मेरे फादर डाउजियन लेवल पर हैं पर वो काफ़ी वीक हो चुके हैं तो शायद ही वो होली फ्लेम को डेवोर कर पाए। किंग जुआनलिंग आश्चर्यचकित हो जाता है, ये सोचने लगता है क्या वो पावर यूज़ करने वाले हैं जो पास्ट वाली मेडुसा की मतलब क्लैन की वो जो वॉरियर रहती है जिनकी आंखों की वजह से इनका पावर पेट्रीफाइड हो गया था। तो अब बात खुलकर सामने आती है कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली में 2 इमॉर्टल लेवल के डाउजियन लेवल के वॉरियर थे। एक तो किंग जुआनलिंग के फादर और दूसरे पहले वाले मतलब एक और किंग जुआनलिंग रहते वो। प्रीवियस जो किंग जुआनलिंग थे बेसिकली वो एक पावरफुल मेडुसा क्लैन की डाउजियन लेवल के वॉरियर के कारण एक मोम के पुतले के समान जम गए थे।
तो शायद मतलब किंग जुआनलिंग अभी वाले जो है उनके फादर इनको आज़ाद कराने के बारे में सोच रहे हैं। किंग जुआनलिंग वेंजी से कहते हैं मुझे कुछ काम से बाहर जाना है तो तुम यहाँ का मैटर संभाल लेना। वेंजी को पता था कि किंग जुआनलिंग कहाँ जाने वाले हैं। जुआनलिंग रॉयल फैमिली से कुछ दूरी पर एक नदी बहती थी। यहाँ पर एक ओल्ड फिशरमैन को दिखाया जाता है और ये कहता है ये मेरी गलती थी कि मैंने सोलोमन वाले 3 बंदों को झूलाओ के लिए मारने को भेजा था, क्योंकि झूलाओ तो काफी पावरफुल हो चुका है, अब वो हाफ इमॉर्टल लेवल पर है। ये ओल्ड फिशरमैन यहाँ पर कुछ तो फील करता है और कहता है कौन है, बाहर आ जाओ। इसके सामने अब एक फिगर प्रकट होता है जो ब्लैक रोब्स में ढका होता है। ये बेसिकली जो फिशरमैन होता है ये सोलोमन क्लैन का क्लैन मास्टर होता है। ये काफी एंग्री था इस ब्लैक रोब मैन को देख करके। ये कहता है तुम्हारे वजह से मेरे वो तीनों एल्डर्स अभी तक वापस नहीं आए। अब ये ब्लैक रोब मैन भी कहता है अगर तुम्हारे वो तीनों सेक्ट मास्टर एक दूसरे में फाइट नहीं किए होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। हालांकि ये जो फिशरमैन था यानी कि सोलोमन सेक्ट के मास्टर ये अब शांत हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा पर्पस क्या है यहाँ पर आने का। ये ब्लैक रोबमैन कहता है कि मैं बेसिकली सोल क्लैन का जनरल पर्सन हूँ जो जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में रहता है और यहाँ की मैटर को संभालता है। सोलोमन क्लैन के मास्टर यानी ये फिशरमैन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ? वैसे भी तुम लोगों ने पीछे में जो किया है मेरे सोलोमन क्लैन के साथ मुझे पता है। सोलोमन क्लैन के पास टोटल 12 सेक्ट मास्टर थे और ये फर्स्ट सेक्ट मास्टर थे जो यहाँ पर थे। ये ब्लैक रोबमैन कहता है माना कि हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है पर हम इसे भुला सकते हैं और आगे जो होने वाला है उसमें हम अच्छा फायदा कमा सकते हैं, क्योंकि जो सोलोमन सेक्ट के फर्स्ट मास्टर होते हैं इनका स्ट्रेंथ हाफ डाउजियन लेवल पर होता है और सामने जो ब्लैक रोब मैन था वो डाउडी के पीक पर ही होता है। पर जैसे ही लॉर्ड सोलोमन सुनते हैं कि इनफ प्रॉफिट, ये बोलते हैं क्या चीज़ है मुझे बताओ। ब्लैक रोब मैन भी स्माइल करता है और कहता है कि तुम इस जो सेक्ट कंपटीशन होने वाला है इसमें इंटरफेयर मत करना। ये सुन करके लॉर्ड सोलोमन कहते हैं नहीं ये इम्पॉसिबल है। बेसिकली ये रूइंस की कंपटीशन जो होने वाली थी उसकी बात कर रहे थे और इसमें जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा जो विशेष उसको अच्छे खासे ट्रेजर्स मिल सकते थे। यह आदमी कहता है कि तुम एक बार सोच लो, तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, वैसे भी घोस्ट वर्ल्ड के साथ हमारा भी कनेक्शन है और जो भी इसके बदले में तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा अच्छा खासा। अब ये ओल्ड यानी लॉर्ड सोलोमन समझ जाते हैं कुछ तो बड़ा होने वाला है। लॉर्ड सोलोमन भी रियलाइज करते हैं शायद घोस्ट वर्ल्ड का और सोल क्लैन का अच्छा खासा कनेक्शन बन चुका है। हालांकि लॉर्ड सोलोमन इसे मार सकते थे पर सोल क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल था। अब ये सोल क्लैन वाला बंदा भी कुछ तो सोच करके गायब हो जाता है। लॉर्ड सोलोमन कहते हैं मेरे हिसाब से घोस्ट वर्ल्ड के टॉप 3 जो इमॉर्टल से शायद इस बार अटैक करने वाले हैं और जुआनलिंग रॉयल कॉन्टिनेंट का जो नक्शा है वो बदलने वाला है। इधर सीन शिफ्ट होता है और फेंगजियान पवेलियन को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो भी लोग उस केव में कल्टीवेट करने गए थे सभी वापस आ चुके थे, बस जियान नहीं आया था। मू फेंग और ग्रीन फ्रूट 6 स्टार डाउडी में ब्रेक थ्रू कर चुके थे और इनके अंदर जो कैलामिटी का लेवल था यानी डाउडी टर्बुलेशन का वो 7th रैंक का था। इधर सेकंड सीनियर ब्रदर जो हाफ स्टेप 7 स्टार डाउडी पर रहते अब ये 7 स्टार डाउडी में जा चुके थे। थर्ड सीनियर ब्रदर अभी भी 6 स्टार डाउडी के पीक पर थे। फोर्थ सीनियर ब्रदर भी अब 6 स्टार डाउडी के पीक पर पहुंच चुके थे और वहीं फिफ्थ सीनियर ब्रदर यानी कि वांग चैन ये भी 6 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में पहुंच चुका था। लिंग जुआन का भी सेम था। किंग जिन भी 6 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में पहुंच चुकी थी और अपनी यिंगिंग भी 6 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल से अब लेट स्टेज में पहुंच चुकी थी। इधर फेंगजियान पवेलियन के मेन हॉल में कई सारे अर्थ पैलेस के और ह्यूमन पैलेस के लोग इस समय बैठे थे। ये सोच रहे थे वो जियान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, 1 महीने से ज्यादा हो चुके थे। बेसिकली ये वांग चैन ने बोला रहता है क्योंकि फेंगजियान पवेलियन में जब से ये 9th लेवल का केव बना था यहाँ पर कोई भी जब भी कल्टीवेट करने गया था वो 20 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाया था, पर ये जियान 30 दिन से ऊपर हो चुके थे। अब फिलहाल रूइंस कंपटीशन में 5 महीने ही बचे थे। मू फेंग अब चिंतित था जियान के लिए। अगर जियान इन दोनों को मू फेंग और ग्रीन फ्रूट को वो चीज़ नहीं दी रहती तो इनको 6 स्टार डाउडी में ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल हो सकता था। यिंगिंग थोड़ा हेजिटेट करती पर कहती वो ठीक होगा। मू जुजे भी क्योंकि ये ह्यूमन हॉल के डेप्यूटी लीड थे तो ये भी जियान के लिए चिंतित थे। जाइंग युआन और मू जुजी इस समय बात कर रहे थे, ये सबकी बात करते हैं। उसके बाद ये यिंगिंग की बात करते हैं। ये कहते हैं वो लड़की भी तो 3 लेवल एक ही बार फान गई, 6 स्टार इनिशियल लेवल से सीधा 6 स्टार के लेट स्टेज के पीक पर पहुंच गई। इस दौरान जाइंग युआंग मू जुजी से कहता है कि मेरे हिसाब से तुमको पता ही होगा कि 9th लेवल कल्टिवेशन के में कई सारे ट्रेजर्स हैं और तुमसे बेहतर ये कौन जानेगा, क्योंकि मूजुजी जब यंग थे तो वो भी 9th लेवल पर गए थे पर मूजुजी भी उस समय 7 स्टार डाउडी पर थे, फिर भी वो वहां पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाए थे। इस दौरान मूजुजी कहते जियान हमें लेट डाउन मत करना। जायो युआन भी कहते मेरे हिसाब से वो लड़का सिंपल तो नहीं है। इनका भी एक्सपेक्टेशन जो जियान के लिए था काफी ज्यादा था। इधर जियान को फिर से दिखाया जाता है। काफी लंबे समय के बाद इसकी बॉडी मूव करती है। जियान अब स्माइल करता है और कहता है इसका पावर मुझे लगा नहीं था इतना ज्यादा होगा कि मुझे 1 महीने लग जाएंगे। जियान बेसिकली पूरे पावर को रिफाइन कर चुका था। अब जैसे जैसे ये इस पावर को अपने बॉडी में चारों तरफ फैला रहा था इसके मानो हड्डियां वगैरह और भी ज्यादा मजबूत होने लगी हूँ। जियान सोचता शायद ये 6 स्टार डाउडी के पीक पर पहुंच गया है। अब जियान भी जाने की तैयारी करता है पर ये जैसे आगे बढ़ता है ये चौंक सा जाता है। अब जियान को इस टोंगटियान रिवर में एक गोल्ड कलर लेस ट्रांसपेरेंसी दिखती है और इसके बीच में जियान को कुछ तो दिखता है। जियान हैरान हो जाता है, ये कहता है ये क्या चीज है। बेसिकली यहाँ पर एक ग्रीन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट थी और इसमें से एक टेरिफाइंग ऑरा निकल रही थी। पर जियान इस चीज को देखकर समझ जाता है, ये तुरंत यहाँ से जाने का डिसाइड करता है।
फिलहाल जियान को 50 दिन हो गए थे। बाकी जो बाहर के लोग थे हैरान थे, ये जियान इतना ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो सकता है। बेसिकली जायो युवान भी इस समय काफ़ी ज़्यादा पजल थे, मूजुजी भी थोड़ा चिंतित थे। पर मूजुजी कहते मेरे हिसाब से वो लड़का कुछ तो प्लान कर रहा होगा। मूजुजी स्माइल करते और कहते लगता है तुम भूल गए कि 9th लेवल कल्टीवेशन के में एक चीज़ है, वो चीज़ मूजुजी पर मतलब जायोंग युवान इसे कहते हैं, पर वो चीज़ तो हमारे लिए है। जियान अभी डिफरेंट है, उसका पावर लेवल उतना नहीं है। पर मूजुजी कहते हैं शायद वो कर सकता है, और ये कहते हैं जब जियान बाहर आएगा तो उसका टक्कर का यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, और हमारा अर्थ हॉल काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन हॉल काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। बेसिकली यहाँ से निकलने के बाद इन लोगों को एक जगह पर जाना था, यानी फेंगजियान पवेलियन में, जहाँ पर ये ट्रेजर्स हासिल कर सकते थे। पर वांग चेन इस समय कहता है सेकंड सीनियर ब्रदर से कि अभी हम नहीं जा सकते, शायद उस जियान की वजह से इस चीज़ को डिले किया जा रहा है। जू युआन जो एक 7 स्टार डाउडी पर पहुंच चुका था, ये भी हैरान था क्योंकि जियान को 50 दिन हो गए थे 9th लेवल कल्टीवेशन केव में। जू युआन भी शुरुआत में गया था 9th लेवल कल्टीवेशन में, पर वहाँ के पावर को देखकर के ये चुपके से 8th लेवल पर आ जाता था। अगली सुबह दिखाई जाती है फेंगजियान पवेलियन में। जियान भी अब फाइनली बाहर आ चुका था इस टोंगटियान रिवर से। पर जियान जहाँ से गया था वहाँ से वापस नहीं आता। इसके सामने एक मिस्टीरियस यंग गर्ल दिखती है। ये लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18 साल की होगी। जियान को अब समझ में नहीं आता ये कहाँ पर है। ये लड़की जियान से बात करने की कोशिश करती है, पर जियान को लगता है ये किसी और से बात कर रही होगी। ये लड़की कहती है मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। ये लड़की कहती है कि रूइंस खुलने वाले हैं, तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम काफ़ी लेजी लगते हो। जियान कहता है मैं कहाँ पर हूँ, मुझे बताओ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर आ गया हूँ। अब ये लड़की कहती है ये फेंगजियान पवेलियन है और मैं यहाँ की डिसाइपल हूँ। अब जियान भी इससे बताता है कि मैं भी फेंगजियान पवेलियन का डिसाइपल हूँ और ह्यूमन हॉल का हूँ। मैं टोंगटियांग रिवर से बाहर निकलने के बाद यहाँ कैसे आ गया मुझे नहीं पता। ये लड़की भी जब सुनती है कि ह्यूमन हॉल, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। ये भी अब अपना नाम बताती है, इसका नाम यू मो रहता है। अब ये जियान को रास्ता बता देती है। फिर ये कहती है शायद जियान जो है ये लड़का काफ़ी वियर्ड है, पर शायद ये सीनियर सिस्टर लिंग जुआन से स्ट्रॉन्गर है। इधर जियान और ये लड़की बात करते तभी अंकल मूजूजी और जांग युआन एक टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन फील करते हैं टोंगटियान रिवर से। फिलहाल 2 महीने और 6 दिन बीत गए थे। अब ये लोग भी समझ गए थे, ये भी जियान की तरफ मतलब टोंगटियान रिवर के एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये लोग देखते हैं कि जो टोंगटियान रिवर का जो एंट्रेंस था ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। यहाँ पर जो दोनों गार्ड थे वो कहते हैं जियान तो बाहर आया ही नहीं। मूजूजी कहते क्या कुछ गड़बड़ हो गया। ये गार्ड भी कहते हैं मेरे हिसाब से वो लड़का अभी भी जिंदा है और वो फेंगजियान पवेलियन में है, पर कहाँ है मुझे भी नहीं पता। शायद वो मूजूजी कहते हैं वो बैक ऑफ द माउंटेन जा रहा है। मूजूजी कहते हैं शायद किंगजिन ने ऐसा कुछ किया होगा। वो लड़की काफी एरोगेंट है। यहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स भी आए हुए थे। अब जियान धीरे धीरे वापस आने लगता है उस बैक ऑफ द माउंटेन से, और ये अर्थ पैलेस के आसपास पहुंच गया था। इसे कई सारे मतलब डिसाइपल्स मिलते हैं। इस दौरान ये काफ़ी पजल्ड भी था क्योंकि जियान ने बेसिकली फेंगजियान पवेलियन के पुराने रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया था उस 9 लेवल कल्टीवेशन केव में रह करके इतने दिनों तक। जियान फील करता है कि इसके तरफ एक आवाज़ आती है। ये देखता है तो ये किंगजिन रहती है। जियान इस किंगजिन से लुओलिन माउंटेन में मिला था तो ये जानता था ये लड़की काफ़ी पावरफुल है। जियान कहता है क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। किंगजिन कहती है नहीं, ये बेसिकली एक पर्सनल मैटर है। जियान कहता है क्या है बताओ। किंगजिन इससे कहती है क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो, मैं चाहती हूँ कि तुम एक पिल रिफाइन करो। इस दौरान ये स्माइल करती है। अब किंगजिन जियान के मतलब जवाब का इंतजार कर रही थी, और ये जो पिल रिफाइन करना था इसके लिए होली फ्लेम की जरूरत थी। हालांकि किंगजिन का बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग रहता है, पर होली फ्लेम किसी के पास होना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटीज थी। जियान हंसता और कहता है शायद तुमको तुम्हारे मास्टर किंग लाओ ने बताया होगा, है ना। ये कहती है हाँ मेरे मास्टर ने बताया था मुझे, शायद तुम्हारा अल्केमी लेवल अब डाउडी 2nd ग्रेड पर होगा और तुम्हारे पास होली फ्लेम भी है। ये कहती है पर मैं किसी को बताऊंगी नहीं, तुम टेंशन मत लो। अब जियान भी कहता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेडिसिनल पिल रिफाइन करने के कुछ वसूल होते हैं। ये कहती है हाँ मुझे पता है, तुम्हें हर्ब्स चाहिए ना, मतलब मेडिसिनल प्लांट। मैंने पहले ही उनके 3 सेट्स तैयार कर लिए हैं। पर जियान कहता है पर तुम एक चीज़ भूल रही हो कि मेडिसिनल पिल बनाऊंगा मैं तो उसकी एक कीमत भी होती है। इस दौरान जियान हंस रहा था और ये काफ़ी कीमती भी होता है। किंगजिन कहती क्या चाहिए तुम्हें, पैसा। जियान कहता है क्या तुम्हें लगता है मुझे मेरे पास पैसे की कमी है। किंगजिन कहती तो तुम्हें चाहिए क्या। इस दौरान ये भी थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। जियान स्माइल करता कहता है मुझे बस 3 ही चीज़ चाहिए, गेल विंड, ट्रेजर फ्रूट, कैंग लॉन्ग ड्यू और हेवनली किंग जिनसेंग, यानी कि 3 मेडिसिनल मटेरियल। और यही तीनों चीज़ जियान को अपने एंसेस्टर जायजुआन को मतलब रिसरेक्ट करने के लिए चाहिए था। किंगजिन कहती तुम्हें पता है ना ये तीनों मेडिसिनल पिल्स कितने महंगे होते हैं। जियान कहता है हाँ मुझे पता है। अब ये इन तीनों मतलब जो प्लांट्स रहते हैं उसके बारे में उसकी विशेषता बताने लगती है। जियान कहता है हाँ मुझे मालूम कि मैं जो चीज़ तुमसे मांग रहा हूँ वो काफ़ी कीमती है, पर तुम जो मुझे रिफाइन भी करवाना चाहती हो वो इतना सिंपल तो नहीं होगा। किंगजिन कहती है तुम मौके का फ़ायदा उठा रहे हो, और ये थोड़ा गुस्सा थी। जियान कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ही इस फेंगजियान पवेलियन में एकमात्र ऐसा बंदा हूँ जिसके पास होली फ्लेम भी है और एक डाउडी 2nd ग्रेड का एल्केमिस्ट भी है। किंगजिन कहती है मैं तुम्हारे लिए इन तीनों में से एक ही चीज़ फाइंड कर सकती हूँ। जियान को सुनने में फ़र्क हो गया रहता है, और वैसे भी इन तीनों हर्ब्स को जियान ने आज तक खुद नहीं देखा था। तो किंगजिन कहती है मैं इसमें से 2 ढूंढ सकती हूँ, पर मुझे गेल विंड ट्रेजर फ्रूट नहीं मिल पाएगा।
तो जियान भी अब इसकी बात मान लेता है और इसके लिए पिल रिफाइन करने को तैयार हो जाता है। अब ये जियान से बताती है कि इसको जो पिल चाहिए उसका नाम है जुआनिन पिल। ये जियान से पूछती तुम कॉन्फिडेंट हो कि इसके रिफाइन कर पाओगे? जियान स्माइल करता है नो प्रॉब्लम। पर जियान कहता है पर रिफाइनिंग के पहले मुझे कुछ समय चाहिए। जियान कहता है हालांकि मैं डाउडी सेकंड ग्रेड का अल्केमिस्ट बन गया हूँ, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस पावर को अच्छे से मोबिलाइज कर पाऊँ, तो मुझे समय चाहिए। और इसके लिए काफी लंबा मतलब सोल पावर लगता था और उसके साथ में डाउकी का भी सपोर्ट। जियान कहता है जब हम उस डाउजी पवेलियन से वापस आएंगे और रूइंस के मैटर के पहले, तब इसके बीच में मैं तुम्हारे लिए इस चीज को रिफाइन कर दूंगा। डाउजी पवेलियन वही है जहां पर जियान वगैरह को ट्रेजर्स मिलने वाले हैं। जियान को सबसे ज्यादा ट्रेजर मिलने वाले थे क्योंकि उसने ट्विन घोस्ट एम्परर को और लूटिंग कंपटीशन में फर्स्ट रैंक हासिल किया था और साथ में इस 9 केव वाले जगह पर ये 2 महीने से ज्यादा प्रैक्टिस किया था। पर इस दौरान किंग जियान को सावधान रहने के लिए भी कहती क्योंकि जो सेकंड सीनियर ब्रदर हैं अर्थॉल वाले शायद वो तुमसे फाइट वगैरह कर सकते हैं और वो 7 स्टार डाउडी पर है। अब जियान इसे पूछता है ये रूइंस वगैरह क्या है जिसके बारे में तुमने मुझे अभी बताया? किंग जिन बताती है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, पर वहाँ पर काफी महंगे ट्रेजर्स हैं और हमारे पवेलियन मास्टर ने पहले ही आदेश दे दिया है, हम 4 महीने में वहाँ पर एंटर करने वाले हैं। जियान भी समझ जाता है किंग जिन को ज्यादा पता नहीं, तो ये ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। जियान जैसे यहाँ पर जाता है, यहाँ से जाता है, मिडिल एज मैन किंग जिन के बगल में प्रकट हो जाता है। ये बंदा आराम से 9 स्टार डाउडी के लेवल पर रहता है। ये बेसिकली कहीं किसी क्लैन की रहती है और फैंक्सियन पवेलियन में ये पढ़ने आई रहती है। इस दौरान ये कहती है जिस चीज़ों को मैंने लॉस किया है वो मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी। इसके बाद ये जो मतलब मिडिल एज मैन या जो भी आया रहता है इससे कहती है कि तुम यहाँ पर ज़्यादा आया मत करो, नहीं तो फैंक्सियन पवेलियन वाले तुम्हें डिस्कवर कर लेंगे। ये मिडिल एज मैन इन्हें यंग मिस मतलब सॉरी यस मिस कहता है और यहाँ से चला जाता है। और जाते जाते ये आदमी कहता है फैंक्सियन पवेलियन हालांकि तुम डाउडी कॉन्टिनेंट में टॉप लेवल के सुपर सेक्ट हो, पर हमारे डाउडी सीफैंग कॉन्टिनेंट में तुम काफ़ी पीछे हो। मतलब गाइज आप समझ रहे हो क्योंकि जियान वगैरह जो जहाँ पर अभी है ये जुआनलिंग कॉन्टिनेंट है डाउडी कॉन्टिनेंट का, और जुआनलिंग कॉन्टिनेंट से कहीं ज़्यादा पावरफुल सीफैंग कॉन्टिनेंट है डाउडी कॉन्टिनेंट का। इधर रिंगिंग वगैरह भी काफ़ी रेस्टलेस थी कि अभी तक जियान क्यों नहीं आया, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि जियान उस टोंगटियान रिवर से बाहर निकल चुका है। यहाँ पर इस समय मतलब इस जहाँ पर जियान वगैरह रहते थे 5 बाम्बू हाउस में, यहाँ पर 2 फिगर आते हैं और ये इनमें से जो यंगर ब्रदर रहता है कहता है मेरे हिसाब से जियान यहीं पर होना चाहिए। इनमें से जो एक बंदा रहता है वो फियरी रेड फिगर जैसा दिख रहा था। इन दोनों को बेसिकली सेकंड सीनियर ब्रदर ने यहाँ पर भेजा रहता है। इनमें से एक बंदा जो था 6 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में था, जो काम के लिए इसको भेजा गया इन दोनों को, अगर ये कर दिए तो शायद सेकंड सीनियर ब्रदर इन्हें अच्छा खासा पुरस्कार दे। इधर ग्रीन फ्रूट शायद इनको डिस्कवर कर लेती है। इनमें से एक बंदे का नाम होंग की रहता है। ग्रीन फ्रूट तुरंत ही कहती है गुस्से वाली आवाज में तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? इनमें से एक भाई कहता है ये लड़की काफी सुंदर है। तभी दूसरा भाई कहता है तुम्हें पता नहीं ये ह्यूमन हॉल की ग्रीन फ्रूट है और ये स्नेक पीपल वाली है। जैसे स्नेक का नाम आता है दूसरा छोटा भाई डर जाता है। ये दोनों तुरंत इस समय ग्रीन फ्रूट पर अटैक कर देते हैं। हालांकि दोनों पावरफुल थे पर इनका जो पावर ऑफ लाइफ का लेवल था वो 5th लेवल पर था और पर वहीं अपनी ग्रीन फ्रूट का 7th लेवल पर। तो ये जब इसके पावर ऑफ लाइफ को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, पर ये दोनों इससे ज्यादा डरते नहीं क्योंकि इनका स्ट्रेंथ इससे कहीं ज्यादा था। क्योंकि दोनों भी फैंक्सियन पवेलियन के थे तो ग्रीन फ्रूट इन्हें मार नहीं सकती थी पर इन्हें सबक तो सिखा ही सकती थी। इस समय होंकी मतलब अंधेरे में छिपा हुआ था। ग्रीन फ्रूट इनसे लगातार फाइट करती है और एक चीज देखती है इन दोनों का कोऑपरेशन काफी अच्छा है। अब ये तुरंत ही अपना ग्रीन फाइटिंग की जिसमें थोड़ा बहुत शायद पॉइजन मिक्स रहता है उसे बाहर निकाल देती है। ये दोनों जैसे जैसे फाइट करते इनका स्ट्रेंथ वीक हो रहा था पर वहीं ग्रीन फ्रूट का स्ट्रेंथ बना हुआ था और ये भी अब ग्रीन फ्रूट की मिस्ट्रीज को थोड़ा बहुत समझने लगे थे, इसलिए अब यहाँ से भागना चाहते थे। इस समय ग्रीन फ्रूट का पूरा बॉडी ग्रीन कलर से ढका हुआ था और इसमें पॉइजन भरा हुआ था। अब ये दोनों लड़के भी कहते हैं ग्रीन फ्रूट तुम कुछ ज्यादा आगे नहीं जा रही हो, क्योंकि अब ये सेंस कर रहे थे कि ग्रीन फ्रूट के अंदर एक अलग ही किलिंग इंटेंट जाग चुका है। और इधर अंधकार में छिपा हुआ एक बंदा और रहता है जिसका नाम होंकी रहता है। जब इन दोनों को ऐसे देखता है तो ये सोचता है अगर इन दोनों को कुछ हो गया तो पूरा ब्लेम तो इसी पर आने वाला है, क्योंकि किसी भी हाल में ग्रीन फ्रूट को इन्हें हर्ट और या मारने भी नहीं दे सकता। ये होंकी एक पावरफुल अटैक पर ये ग्रीन फ्रूट के माइंड को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये आपे से बाहर जा चुकी थी, इस प्रकार का अटैक करता है। अब ग्रीन फ्रूट भी अपने बॉडी पर कंट्रोल फिर से पा लेती है पर ये अब थोड़ा बहुत वीक फील करने लगी थी। पर होंकी भी यहाँ से जाता नहीं है, बेसिकली जियान का वेट कर रहा था क्योंकि इस होंकी के पास भी फायर एट्रीब्यूट था। तो यिंगिंग पहले ही रियलाइज कर ली थी, ये चौकन्ना हो जाती है और ये तुरंत ही समझ जाती है कि थोड़ी दूरी पर बैटल चल रहा है। तो मतलब यिंगिंग के पीछे पीछे मू फेंग और लिटिल ये भी फॉलो कर लेते हैं। अब ग्रीन फ्रूट भी समझ जाती है, इनसे कहती क्या तुम जियान का वेट कर रहे हो? और ग्रीन फ्रूट भी इस होंकी के बॉडी से जो रेड फियरी ऑरा निकल रही थी एक डेंजरस ऑरा फील करती है। तभी इसके पीछे पीछे मतलब यिंगिंग जायोई और मू फेंग आ जाते हैं और ग्रीन फ्रूट से पूछते क्या तुम ठीक हो? यिंगिंग इस दौरान इन तीनों से कहती है तुम लोग वहां पर फाइट कर रहे हो जहां पर हम लोग रहते हैं, ये काफी गलत है। अब होंकी भी इस समय मू यिंगिंग को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या ही ब्यूटी है ये। अब होंकी भी कहता है हम बेसिकली यहाँ पर जूनियर ब्रदर जियान से मिलने आए हैं। ये बताता है कि बेसिकली मैंने सुना है कि जियान ने पूरे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं फैंक्सियन पवेलियन के। मुफेंग भी सुनता और कहता है क्या सच में? तभी लिटिली सामने आ जाता है, कहता है मुझे इन्हें संभालने दो। होंकी भी जब लिटिली ये को देखता है तो इसके तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। ये समझ जाता है ये तो मतलब हमारे एल्डर्स के बराबर का बंदा है।
तभी यिंगिंग कहती है तुम मत करो ये फाइट, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। और ये सामने आ जाती है क्योंकि जायोई का स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा डाउटी के पीक पर था और ये अगर छोटे बच्चों को यानी कि हंकी वगैरह को मतलब सप्रेस करे तो ये एक्स्ट्रा डाउटी पर थे, तो ये काफी मतलब बुरा माना जा सकता है। अब यिंगिंग सामने आती है जिसका फेस काफी ज्यादा सीरियस होता है। अब हॉन्की भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही यिंगिंग पर अटैक कर देता है। पर यिंगिंग इस दौरान अपने पावर ऑफ लाइफ को यूज ना करके अपने अज्योर फ्लेम से अपनी बॉडी को कवर कर लेती है। हॉन्की का विशियस अटैक मू यिंगिंग के बॉडी पर लैंड करता है, पर मानो ये चुटकी में गायब हो गया हो। हॉन्की हैरान था क्योंकि ये 6 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में था और इसका इतना पावरफुल अटैक चुटकी में गायब हो गया। यिंगिंग भी इसे कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरा स्ट्रेंथ क्या है, 6 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में मैं भी हूँ। हॉन्की भी जानता था ये तुरंत एक पावरफुल अटैक काफी तेजी से यिंगिंग की तरफ लेकर बढ़ने लगता है। यिंगिंग इसके अटैक को देखकर थोड़ा कंफ्यूज थी, तभी इसके पीछे से एक आवाज आती है, हुआंग क्वांग एंगर यानी येलो डिवाइन एंगर। यिंगिंग भी जब इसे सुनती है तो ये भी खो जाती है। हॉन्किंग इस समय पूरी तरह से मानो उसकी बॉडी डैमेज हो गई हुई है, काफी ज्यादा स्लगिश फील करने लगता है। यिंगिंग भी नहीं रुकती है, तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर अपने पावरफुल अटैक से हॉन्गिंग पर अटैक कर देती है क्योंकि पहले ही जियान ने इस हॉन्की को अपने सोल अटैक से घायल कर दिया था कुछ समय के लिए। इस समय हॉन्की के तो मानो पूरे कफड़े के चितड़े उड़ गए थे। हॉन्की गुस्सा हो जाता है, इसके बाद यहाँ से चला जाता है और कहता है इसका तो बदला मैं लेकर रहूंगा। तभी जियान हंसते हुए कहता है आप लोग इतना जल्दी में क्यों लीव कर रहे हैं, चलिए चाय वगैरह पीते हैं। हॉन्की देखता है ये तो जियान है और हॉन्किंग जो दूसरी बात से डर जाता है वो जियान का स्ट्रेंथ था। अब जियान इनसे पूछता है कि तुम्हें कौन भेजा था। इनके सामने जियान बेसिकली खड़ा हो गया था। अब ये तीनों एक साथ कहते हैं हमें बेसिकली अर्थ पैलेस के सेकंड सीनियर ब्रदर ने भेजा था। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके साथ कल एक नए वीडियो के साथ।